इस माउंटेन्स के पिछली वाली साइड के ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया और इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं। जो ब्लू वाली लाइन है ये है साउथ कोरिया की और जो रेड वाली लाइन है ये है नॉर्थ कोरिया की। ये देखें, ओके वंडरफुल। उससे फेंक दिया नहीं और शिट। तो ऊपर आइसक्रीम है, साथ ये भी आइसक्रीम के कट्स हैं छोटे। ये चीज़ है ये यहाँ पर पार्ट टाइम पर, यानी जो पार्ट टाइम में काम करते हैं वो भी पाकिस्तानी 5 लाख रुपया ऑलमोस्ट कमाते हैं। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर इस वक्त घूम रहा है सियोल में, जो कि कैपिटल सिटी है हमारा साउथ कोरिया का। और आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं और मेरे होस्ट तैयब हम दोनों निकलने लगे हैं यहाँ से सियोल सिटी से और जा रहे हैं हम टूवर्ड्स बॉर्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया। और आपको आज हम लोग दिखाएंगे कि नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर कैसा है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लाहौर से निकलते हैं और वाघा बॉर्डर जाते हैं और इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर एक्टिविटी होती है और आपको देखने का मौका मिलता है वहाँ पे इंडियन साइड को। इसी तरह का, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के दरम्यान में भी टेंशन चलती रहती है, तो यहाँ का भी बॉर्डर विज़िट करना और दूर से देखना नॉर्थ कोरिया को और उनकी एक्टिविटी देखना, उसके बारे में पूरा एक टूर है। आज वो वेल करने जा रहे हैं। संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा रश होगा, इसलिए हम लोग सुबह 5:30 बजे निकल रहे हैं। तो आए आपको भी आज का टूर कराते हैं। रेडी हैं जी, तैयार निकलें? चलें जी नाज़रीन, बैठते हैं। दरमियान से कुछ हम खाते पीते हैं। अभी ब्रेकफास्ट किए बगैर ही हम निकल रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। आप सबसे ज़्यादा आपको GS25 के नाम के स्टोर मिलते हैं, जैसे 7-11 होता है, यहाँ पे GS25, CU और फिर 7-11। तो 3 तरह के आपको स्टोर्स यहाँ पे नज़र आते हैं। तो क्या है आपने ना इस चीज़ की पहचान रखनी है। ये जो दो लफ्ज़ है ना, गोगी, ये जो गोगी है ना, ये या तो बीफ हो सकता है, अच्छा, या ये पोर्क हो सकता है। ओके, आपने 90% मतलब इस चीज़ से परहेज ही करना है। ये सू गोगी है, वैसे मीट हो कोई भी हो, वो चिकन भी है तो ओब्वियसली हलाल नहीं है। हाँ, हम नहीं खा सकते। तो इस तरीके से ना, मतलब इनकी कुछ आइटम्स हैं। चलो जी, ये मिनी ब्रेकफास्ट हमने ले लिया है यहाँ से, बस इसको जल्दी से पिकअप करते हैं। ये इनका फ्लेवर्ड मिल्क है, ये इनकी जिस तरह हमारी वो CAC की कैल्शियम की गोलियाँ होती हैं ना, तो इधर बनी बनाई आपको ड्रिंक की सूरत में मिल जाती है। और इसके साथ हमने ये चॉकलेट और साथ सिंपल ब्रेड ले लिया, स्वीट ब्रेड। तो साउथ कोरिया का ये वाला रीजन, स्पेशली जो सोल है, आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया, इधर सारे माउंटेन्स वगैरह हैं। और आज की हमारी राइड जो है वो माउंटेन्स में से होती हुई जाएगी। सुबह सुबह हो रही है, आप आसमान देखो कितना क्लियर है। और मैं यहाँ पे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स भी रात में देख रहा था, हर टाइम ज़बरदस्त एयर क्वालिटी यहाँ पे है। और ग्रीनरी भी ड्यू टू द माउंटेन्स आपको यहाँ पे नज़र आती है बहुत ज़्यादा। तो अभी मुझे तैयब ने बताया कि यार आज हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे मज़ीद हमारे इस तरह के अच्छे व्यूज़ हैं। ठंड है वहाँ पे भी यार? ठंड नहीं है, लेकिन वो फील इस तरह आएगा कि आप नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हो। है वैसे ये नॉर्थ ही आज, क्योंकि हम एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया की तरफ ही जा रहे हैं, तो नॉर्दर्न एरिया में जा रहे हैं। तो सनराइज़ आप चेक करो यार, कितना ज़बरदस्त इधर सनराइज़ हो रहा है इस वक्त। पीछे माउंटेन्स की आपको छोटी छोटी सी पीक्स नज़र आ रही हैं। So now we are entering in demilitarized zone, जिसको DMZ कहा जाता है। ये demilitarized zone है बिटवीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर। यहाँ पे अब पूरा एक गवर्नमेंट ने फैसिलिटी बनाई हुई है कि आप यहाँ पे आके अपनी पार्किंग करते हैं और उसके बाद अपनी टिकट्स वगैरह लेके फिर ऑब्जर्वेटरी की तरफ जाते हैं, जहाँ से आपको नॉर्थ कोरिया नज़र आता है। तो यहाँ का तरीका यही होता है कि आपको सुबह सुबह पहुँचना पड़ता है और आप फिर यहाँ पे टिकट्स के लिए अप्लाई करते हैं
और फिर आपको टिकट मिलती है। ऑलराइट जी, सो हम लोग पहुंच गए हैं जो इनका मेन पार्किंग एरिया है, DMZ का, डीमिलिटराइज जोन बेसिकली इसको कहा जाता है। ये डीमिलिटराइज जोन क्या है? एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताई, और यहाँ पे आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक्चुअल में ये दोनों मुल्क एक ही मुल्क हुआ करता था किसी ज़माने में, जब इसके ऊपर जापान का कब्ज़ा था। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई और उसके बाद ये मुल्क जापान से आज़ाद हुआ, तो आधा पार्ट जो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया रशिया ने, जिसको नॉर्थ कोरिया वाला पार्ट कहते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है जिसको साउथ कोरिया कहते हैं, उसके ऊपर अमेरिका ने कब्ज़ा कर लिया। और इन लोगों ने 1945 15 अगस्त 1945 को इन लोगों को इंडिपेंडेंस मिली थी। लेकिन इन लोगों ने क्योंकि आधे आधे पोर्शन के ऊपर US और अमेरिका का कब्ज़ा था, तो इन्होंने डिसाइड ये किया कि यार फ़िलहाल हम लोग अभी देखते हैं कि इसका क्या करना है, इधर सिस्टम्स वगैरह क्या होंगे। लेकिन 3 साल बाद जो है इन लोगों ने स्टार्ट कर दी यहाँ पर कम्युनिज़म, USSR ने ऊपर नॉर्थ कोरिया के अंदर, और साउथ कोरिया ने स्टार्ट कर दी, और साउथ कोरिया ने अपने यहाँ पे इलेक्शन करवा के इधर डेमोक्रेसी आ गई। ये देखें जी, ये सारी जितनी भी बसेस हैं अब आना शुरू हो गई हैं। हम लोग पहले टाइम पे पहुंच गए थे, और सब गाइड जो हैं ये देखें भागे भागे आ रहे हैं। ये आपके सामने ये जो इस टाइम भागा हुआ आ रहा है ना, ये गाइड है, जो पहले फ़ाइल जमा करवाएगा उसका नंबर लगेगा। ये देखिए, ये भी गाइड जो है वो भागे भागे जा रहे हैं। तो असल में इधर जो गेम है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो पहुंचने की है। हम लोगों ने इसलिए तो ये पहले 2 दफ़ा आ चुका है और दोनों दफ़ा मायूस होकर जा चुका है, लेकिन आज हम प्लानिंग करके जल्दी सुबह निकले हैं, और तकरीबन हम 6 बजे निकले थे, हम 7 बजे एग्जैक्टली यहाँ पे पहुँचे, और हमारा क्यू के अंदर 2nd नंबर है। तो हमारे बाद ये सारे टूर्स देखें पहुँचे, तो यही फ़ायदा हुआ है। तो ये देखें, ये एक भागी एक और आई है टूर गाइड। ये आपको जो नीचे नज़र आ रहे हैं ना सारे, इन्होंने अपनी जितने भी क्लिप बोर्ड्स हैं हर कंपनी अपने अपने रखती जा रही है, लाइन में लगती जा रही है। तो 9:30 बजे अभी ये ओपन होगा। हम क्योंकि इंडिविजुअल हैं तो हमारा उधर दूसरी लाइन के ऊपर हमने अपना 30 नंबर के ऊपर अपना इधर यहाँ पे बैग रख दिया। सो बेसिकली ये है पूरा मैप जहाँ पे हम आपको बताते हैं। हम इस रास्ते से होते हुए आए हैं और इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे अभी हमें गाड़ी लेकर जाएगी। ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये है बेसिकली डीमिलिटराइज्ड जोन। हम अभी इससे दूर हैं। जो ब्लू वाली लाइन है ये है साउथ कोरिया की और जो रेड वाली लाइन है ये है नॉर्थ कोरिया की। तो यहाँ से हमें अभी बस लेकर जाएगी। ये वो फ्रीडम ब्रिज हम क्रॉस करेंगे और अल्टीमेटली बिल्कुल जो आपको करीब नीचे जाके जगह नज़र आ रही है यहाँ पे हमें वो करीब बॉर्डर के लेके जाएंगे जहाँ से हमें नॉर्थ कोरिया नज़र आएगा। So it's called Gyeonggi Bridge. That is coming from South Korea to North Korea, bound for North Korea, right? So before we built the railroad. तो गाइज़ ये वाली जगह मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये आपको बार्स वगैरह नज़र आ रही हैं। ये पूरा मिलिट्राइज जोन है पूरा। और इस माउंटेन्स के पिछली वाली साइड के ऊपर आपका नॉर्थ कोरिया है। और ये ब्रिज है बहुत फेमस, इसको फ्रीडम ब्रिज कहा जाता है। जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की वॉर हुई और उसके बाद फिर इन लोगों ने अपने जितने भी प्रिजनर्स वगैरह थे उनको दोबारा से हैंड ओवर किया, तो यहाँ से ये वो टेम्परेरी एक ब्रिज बनाया गया था। अगर आप वो पीछे वाली साइड देखोगे ब्रिज का आधा पोर्शन कुछ है और कुछ नहीं है, तो वो टेम्परेरीली ये ब्रिज बनाया गया था और यहाँ से फिर वो क्रॉस करके वापस आए थे साउथ कोरिया में। तो इसी वजह से फिर उनको इस ब्रिज को फ्रीडम ब्रिज कहा जाता है। तो ये जो अभी सामने वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये अभी साउथ कोरिया का ही पोर्शन है। हम अभी जब बस का टूर लेके जाएंगे वो हमें प्रॉपर नॉर्थ कोरिया के करीब लेकर जाएगा। ये बाहर फ़िलहाल जो पुलिस या जो इनकी आर्मी है उसकी पेट्रोलिंग वगैरह के लिए इन लोगों ने रखी हुई है। तो नेक्स्ट जगह इन्होंने इसी जगह के ऊपर ये बेल ऑफ पीस बनाई हुई है। अगर आप ये देखो बहुत बड़ा ये एक बेल, बहुत बड़ी बेल लगी हुई है और ये बेल को बजाने वाला पीछे एक बहुत बड़ा वुडन स्ट्रक्चर जो है जंजीरी से टंगा हुआ है। फ़िलहाल ये भी बेल को इन्होंने बंद किया हुआ है। आगे हम चलते हैं। बाकी सब जितने भी ग्रुप टूर्स आए हुए हैं ऑब्वियसली इन लोगों ने अपने गाइड्स के साथ फिर रहे हैं। हम अपने तौर पे ख़ुद इसको मैं आपको पढ़ के साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पीस बेल पे इन्होंने यही चीज़ मेंशन की हुई है कि
खुदा करे कि हमारा कोरिया एक दफ़ा से फिर इकट्ठा हो जाए, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो आज भी यही क्लेम करते हैं कि ये मुल्क एक ही है और एक ही गवर्नमेंट को इस पर रूल करने की इजाज़त है। इसलिए ये जो कंट्री है ये आज भी इन द स्टेट ऑफ वॉर ही है, और दोनों मुल्कों की यही कोशिश है कि वो जो नॉर्थ वाले की कोशिश है कि हम साउथ कोरिया ले लें और साउथ की कोशिश है कि हम नॉर्थ कोरिया ले लें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ये इंडिपेंडेंट हुए थे 15 अगस्त 1945 को, तो आधे पोर्शन को सपोर्ट रही रशिया की और आधे को सपोर्ट रही यहाँ पे। असल मसला जो दोनों में है वो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का है, जिसकी वजह से 1950 के अंदर क्योंकि वहाँ पे अब आर्मी का कंट्रोल आ गया, तो उन्होंने फिर 1950 के अंदर यहाँ पे अटैक किया ताकि हम साउथ कोरिया को जो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर सकें, लेकिन सक्सेसफुली वो नहीं हो सका और 53 में जाके ये फिर वॉर ख़त्म हुई थी। यहाँ पे भी इन लोगों ने मेंशन की हुई है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड हो गया, तो बिल्कुल जैसे हमारा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कश्मीर की स्टोरी है ना, इन दोनों मुल्कों की एक्चुअल में पूरी वो वाली स्टोरी है कि इनकी ज़्यादा आधी एक्चुअल में आबादी थी जो दो मुल्कों के अंदर डिवाइड हो गई है। तो इनके काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदार जो हैं इन लोगों के साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया के अंदर हैं और नॉर्थ कोरिया के कुछ साउथ कोरिया के अंदर हैं। तो जब ये इंडिपेंडेंस हुई और स्पेशली वॉर वाला टाइम आया, तो आलमोस्ट 50 लाख लोगों ने हिजरत करके यहाँ पे आ गए थे इस रास्ते के थ्रू, और ये लोग यहाँ पे आके उन लोगों ने पनाह ली। और ये जो 50 लाख लोग हैं, इन लोगों के जो आबाओ अजदाद हैं, ये लोग अपने नॉर्थ कोरिया के अंदर ही छोड़ के आ गए और फिर साउथ कोरिया के अंदर आबाद हो गए कि जस्ट बिकॉज के हमने जो उधर जो सोवियत यूनियन की जो फोर्सेस हैं या जो उधर का निज़ाम है हमने वो कबूल नहीं करना, और वो फिर लोग यहाँ पर आ गए। तो ये है सारी ट्रेन्स का वो रास्ता जो कि यहाँ से चलती है और उस तरफ जाती है। ये उन लोगों की पिक्चर्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो अपने लोग उधर छोड़ के आए हैं। इस ब्रिज को इन लोगों ने क्रॉस किया और ये लोग यहाँ पे आ गए। ये आपको एक ब्रिज नज़र आ रहा है, ये भी ब्रिज उस तरफ जा रहा है नॉर्थ कोरिया की तरफ। और जो एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा इधर फेमस जगह है वो है JSA, जिसको जॉइंट सिक्योरिटी एरिया कहा जाता है। ब्लू कलर की बिल्डिंग्स हैं, सामने नॉर्थ कोरिया नज़र आता है। ये अगर आप गूगल इमेजेस पे भी जाएं आपको मिल जाएंगी। अभी कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्रॉस करके गया था नॉर्थ कोरिया, हैंडशेक किया था और इसी जगह से क्रॉस किया था। बिल्कुल ये बॉर्डर लाइन के ऊपर है। ये जगह भी इस टूर में शामिल होती थी, लेकिन हमारे आने से तकरीबन 1 साल पहले यहाँ पे अभी एक इवेंट हुआ कि एक अमेरिकन सोल्जर आया यहाँ पर और उसने गलती से ये बॉर्डर क्रॉस कर लिया और वो पकड़ा गया। उसकी वजह से जो जॉइंट सिक्योरिटी एरिया वाला जो पोर्शन था वो फ़िलहाल बंद किया इन लोगों ने। जब हम आए तो ये सीन अगर वो करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। वो बिल्कुल आप बॉर्डर एरिया पे जाते हो, बिल्कुल जैसे हमारा वाघा बॉर्डर पे इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन के ऊपर आप बिल्कुल पहुंच जाते हो। ये वो उस ज़माने का ट्रेन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो बस चला करती थी नॉर्थ से साउथ कोरिया की तरफ, लेकिन आज की ट्रेन अब बंद हो चुकी है और बल्कि बिल्कुल नकारा। सो ये स्टीम लोकोमोटिव इंजन था जो कि साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया ड्यूरिंग द वॉर इसके ऊपर अटैक किया गया और ये वॉर मटेरियल लेके जा रही थी वहाँ पर। और ये जो आपको इसके अंदर सुराख नज़र आ रहे हैं, ये सारी गोलियों और के अटैक है जब ये इंजन उधर जा रहा था और ये ड्राइवर फिर उसको वहाँ से बचाकर वापस लेकर आया था। आल्दो इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा तबाह किया गया था कि पता नहीं बस फिर वो कैसे लेके आया यहाँ पे वापस इसको। तो ये है प्री वॉर ब्रिज जो पहले हुआ करता था और फिर पूरा का पूरा आपको नज़र आ रहा है ये तबाह हो गया हुआ है। तो ये भी वॉर के, हाँ ये सारे इन्होंने उठा लिया और अब बेसिकली इसको अगर आप देखते हैं तो ये इन लोगों ने थोड़ा सा मज़ीद इसको सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सटेंड किया है, थोड़ा सा बनाया है ताकि आप थोड़ा सा आगे जाके देख सकें कि कैसे ये ब्रिज हुआ करता था और कैसे यहाँ से लोग ट्रेन से जाया करती थी नॉर्थ कोरिया। और एक्चुअल में तो एक ही मुल्क था, एक शहर से दूसरे शहर की ट्रेन जाया करती थी, लेकिन फिर ये क्योंकि यहाँ पे जब वॉर लगी तो फिर 1950 से 53 की वॉर के अंदर यहाँ से फिर जो असला वगैरह और ये जो जाया करता था बॉर्डर एरिया एक्चुअल में ये बन गया। During the Korean War, we lost all the bridges, but
Yeah, right after armistice agreement, we needed one bridge to exchange the prisoners of war. सो ये बेसिकली है वो फ्रीडम ब्रिज जो कि एक्चुअल में बनाया गया प्रिजनर्स को एक्सचेंज करने के लिए। वुडन पहले ब्रिज स्टार्ट में किया गया, ये आप जो देख रहे हो ये स्टार्ट में जब नॉर्थ कोरिया वॉर हुई, साउथ कोरिया की वॉर हुई, उसके दौरान जब उन्होंने अपने प्रिजनर्स को एक्सचेंज करना था तो दिस वाज द वुडन ब्रिज दैट वाज मेड टू एक्सचेंज द प्रिजनर्स। और 12,000 जो साउथ कोरियन प्रिजनर्स थे उन्होंने जब इसको क्रॉस किया और ऊंची ऊंची उन्होंने फिर शाउट किया फ्रीडम फ्रीडम, तो उस वजह से इस ब्रिज का नाम पड़ गया फ्रीडम ब्रिज। अब ये है इसका ओरिजिनल पोर्शन, छोटा पोर्शन, और फिर आगे ही जाके आगे एक्सटेंड होता है, दैट इज़ द लॉन्गर पोर्शन। और वो पूरा रोड स्ट्रक्चर का बना हुआ है कि कभी इनके हालात वगैरह कभी हो सकता है ठीक हो जाएं तो आपस में रवाबत कायम करने के लिए या एक्चुअल में ऑफिशियली एंटर होने के लिए वो जो सीमेंट वाला प्रॉपर एक बना हुआ है ब्रिज वो यूज़ होगा। लेकिन एज़ पर गाइड्स जो ये बता रहे हैं, ये आज तक यहाँ पे ये वाला ब्रिज फ़िलहाल तो यूज़ नहीं हो सका क्योंकि इनके जो टर्म्स हैं वो अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं। ये आप नीचे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये सारा का सारा वुडन ब्रिज का स्ट्रक्चर है जो नीचे बना हुआ, क्योंकि ये टेम्परेरी ही बनाया गया था। तो यहाँ पे जिन लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करने का शौक़ है, जिन लोगों को करेंसी कलेक्ट करने का शौक़ है, ये उन लोगों के लिए जगह बनाई हुई है। नॉर्थ कोरिया का जो करेंसी है, जो उनके पैसे हैं, वो यहाँ पे ये लोग सेल कर रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया की स्टैम्प्स भी। तो काफ़ी लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की करेंसी भी और उनकी स्टैम्प्स पर। ये देखें लाइन कितनी लंबी लगी हुई है पीछे तक। पासपोर्ट आपने अपना साथ लेकर आना है, पासपोर्ट के बगैर अगर आप फॉरेन विज़िटर हैं फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू। ओके जी, सो फाइनली बस टूर हमारा स्टार्ट हो गया है और ये बता रही हैं कि तकरीबन आज का टूर थोड़ा सा शॉर्ट है, कोई मसला बता के गई हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आया। सिक्योरिटी चेक डन, हमारे पासपोर्ट्स वगैरह चेक किए हैं, सबके नाम वगैरह जो जिन्होंने बुकिंग करवाई थी वो चेक किए। और अब हम ये जो रिवर स्ट्रीम है, अगर आप मैप पर भी देखो, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में रिवर स्ट्रीम है, ये अब हम क्रॉस करने लगे हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने हमें यही बताया है कि हमें ये लोग टनल विज़िट करवाएंगे, वो वाली जो नॉर्थ कोरिया ने टनल बनाई अंडरग्राउंड, और वो टनल का असल मकसद ये था कि वो इन्फ्लेशन करना चाहते थे साउथ कोरिया के अंदर। तो ये जार आप देख रहे हैं इस वक्त सारा जो हमें माउंटेन नज़र आ रहा है, बेसिकली अगर हम इस माउंटेन के टॉप पे जाते हैं ना तो यहाँ पे इन्होंने एक पूरा ऑब्जर्वेटरी बनाया हुआ है, और इन्होंने दूरबीनें लगाई हुई हैं जहाँ से आप लोग नॉर्थ कोरिया के विलेजेस सामने देख सकते हो। इस वक्त करंट सीन ये हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया के वाले लोग क्या कर रहे हैं कि जो गैसी गुब्बारे होते हैं उसके अंदर गंद वगैरह फिल करके, पेपर्स या जो भी कागज़ वगैरह फिल करके वो लोग हवा में छोड़ देते हैं, और जब उसकी हवा वगैरह कम हो जाती है तो इधर आके वो सारा का सारा गंद गिर जाता है। उस वजह से इन लोगों ने अब ये ऑब्जर्वेटरी वाला एरिया हमारे लिए बंद किया हुआ है कि पता नहीं कौन सा कभी कोई गुब्बारा आ जाए और उसके अंदर का गंद जो है किसी टूरिस्ट के ऊपर ना गिर जाए। तो अभी हमें ये बस वाले ने दिखाया कि 2-3 इधर जो है गुब्बारे विद जो भी उन्होंने पोल्यूशन वाला जो गंद वगैरह था वो उन्होंने अभी यहाँ पे फेंका हुआ था, जो कि आगे गिरा हुआ था यहाँ पे। तो ये अब दोनों बॉर्डर्स पे इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो जी थोड़ी देर बाद तकरीबन 10 to 15 मिनट की राइड के बाद ऑफिशियली अब हम ब्लू लाइन क्रॉस कर ली हमने, और हम ब्लू लाइन जो कि साउथ कोरिया का जहाँ से डीमिलिटराइज्ड जोन जो है, जो बफर जोन है बेसिकली, वो उसमें हम एंटर हो गए हैं। ये वही रीजन है जहाँ जिसको बेसिकली बॉर्डर एरिया कहा जाता है बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। और अब हम साउथ कोरिया के DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन के अंदर एंटर हो चुके हैं। दोनों तरफ मेरे दरख्त है, मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता इस वक्त क्या चल रहा है, सामने स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन पीछे हमारे गाइड बैठी हुई हैं वो जो हमें सब कुछ साथ साथ बताती जा रही हैं। 10:50 ओके जी, 10:50 वापस आना है हमने। ओके सो हम लोग पहुंच गए हैं DMZ टनल के पास। वैसे एक गलत बात इन्होंने कह दी है कि टनल के अंदर आप मोबाइल भी नहीं लेके जा सकते और आप उसको शूट भी नहीं कर सकते। तो यार अब आप आपको कैसे दिखाऊं, इसलिए मैं अब आपको थोड़ा सा पिक्चर में ही बता देता हूँ कि टनल कैसी है और क्या है। तो ये यहाँ का फेमस पॉइंट है DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन इसको कहते हैं, और यही यहाँ का सबसे बड़ा मेन जो है वो आइकॉनिक पिक्चर लेने वाली जगह है। ओके जी, तो ये एक मिनी थिएटर बना हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी रिलेटेड टू द टनल। 그들이 1975년 3월
3월 24일 강원도 철원 북쪽 13km 지점에서 발견된 제2땅굴. 그리고 1978년 10월 17일 제3 땅굴이 발견되었다. 탐문점 남쪽 4km 지점인 ओके जी, सो दैट वाज द मूवी जिसमें उन लोगों ने सब कुछ बताया अपनी हिस्ट्री कि पहली टनल जो इनको पता लगा कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से सियोल की तरफ खोदी जा रही है वो 1974 में पता चला। फिर 1975 के अंदर दूसरी टनल इनको मिल गई। फिर 19 आई थिंक 80s के अंदर इनको थर्ड टनल मिली और फिर 1990 में चौथी टनल मिल गई जो कि उधर से खुदाई करके नीचे से ही वो लोग इस तरफ आ रहे थे और 118 किलोमीटर की वो टनल थी, जिसकी वजह से अब इनको नहीं पता कि यार यहाँ पे और कितनी टनल वो लोग खोद चुके हैं। तो इन लोगों ने अब क्या किया कि जो ज़मीन के नीचे ऑलमोस्ट 2 मिलियन डायनामाइट्स जो हैं इन लोगों ने इस जगह के हर तरफ अपने आप को सिक्योर करने के लिए इन लोगों ने ज़मीन में लगा दिए हैं कि अगर कोई इस तरफ आए तो ऑटोमेटिकली उसमें धमाका हो जाए और वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाए। तो ये है अब थर्ड टनल का वॉकवे जहाँ पे ये सारे टूरिस्ट को अब लेकर जाते हैं और बारी बारी हम लोग उस टनल को विज़िट करके आएंगे। मैं अब सिर्फ आपको बाहर ही आके बता सकूँगा, अंदर कैमरा लेकर जाना मना है। ओके जी, सो टनल हमने विज़िट की, बहुत ही ज़बरदस्त, इतने डीप जाके ऑलमोस्ट 70 मीटर डीप, तकरीबन आप यूँ समझ लो 250 फुट नीचे हम लोग गए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अंदर डायनामाइट वगैरह लगा के उसको एक्सप्लोर किया हुआ था। और वो भी कुछ बता रही थी जो गाइड थी कि साउथ कोरिया वाले कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया वाले कहते हैं कि नहीं जी साउथ कोरिया वालों ने खुद बनाई है, लेकिन बाद में उन्होंने प्रूफ दिया कि भाईजान जो डायनामाइट की डायरेक्शन है ना वो आपकी तरफ से लगी हुई है ना कि हमारी तरफ से। तो कुछ मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखा देता हूँ जो मुझे इंटरनेट पे मिली हैं। ओके जी, सो निकल रहे हैं हम DMZ जोन से। आज हमने बिल्कुल नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर विज़िट किया। तो हम ऑलमोस्ट 70 मीटर डीप, यानी आप यूँ समझ लो कि 250 डीप गए। इतनी लंबी टनल थी, इतनी लंबी टनल थी। पहले तो इन्होंने एक्सेस के लिए बनाई है ताकि हम उस टनल में एंटर हो सकें, और फिर जो नॉर्थ कोरिया की तरफ से खोदी गई थी सारी टनल वो वाली हमने विज़िट की। कैसे डायनामाइट से उन लोगों ने जो है वो उसको ब्लास्ट किया हुआ था, वो जगह हमने सारी विज़िट की। और फिर जहाँ पे बॉर्डर आ जाता है वहाँ पे फिर उन्होंने ब्लॉकेट लगाया हुआ है। तो ये सारी पिक्चर्स वगैरह मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ काफ़ी देर से कि ये वो जगह है जहाँ से हम होकर आए हैं। तो अंदर कैमरा लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए अब हमें इन लोगों ने एक बस पे बिठा दिया और अब एक कोई यूनिफिकेशन विलेज है यहाँ पे जो बिल्कुल बॉर्डर विलेज है। बॉर्डर की लाइफ क्या होती है अब बस में बिठा कर वहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट विलेज में, फिर आपको दिखाता हूँ आगे। ऑलराइट नाज़रीन, सो हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली इनके फेमस एरिया जिसका नाम है होंगडे स्ट्रीट। और 2 स्ट्रीट्स हैं यहाँ की जो सबसे ज़्यादा फेमस है। नंबर 1 इज़ म्योंगडोंग और नंबर 2 इज़ होंगडे। एक चीज़ मुझे यहाँ पे जो नज़र आती है कि ना सिर्फ अमेरिकन ब्रांड तो हैं ही हैं, इनके लोकल ब्रांड्स स्पेशली खाने वाले और जो इनके गारमेंट्स के या मेकअप के हैं वो इनके अपने बहुत ज़्यादा हैं। और ऑनेस्टली मैकडोनल्ड, KFC वगैरह इधर बहुत कम नज़र आते हैं। बर्गर किंग अपने ब्रांड्स और अपना जो लोकल फूड चेन्स है वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो इधर इस स्ट्रीट में सुबह की रौनक अलहदा होती है और रात की रौनक अलहदा होती है। तो इस वक्त मैं आपको सुबह की जो रौनक है वो दिखाने आया हूँ। और कुछ जगहों के ऊपर मेरे साथ तैयब होता है और बीच में कुछ जगहों में तैयब नहीं होता, बिकॉज़ उसको अपनी जॉब ही खातिर नाइट शिफ्ट होती है, उसकी वजह से इसको बीच में चले जाना पड़ता है। जहाँ पे मुझे टाइम दे सकता है दे देता है। तो अभी इसने थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाला है, तो आज कहता है आपको यहाँ का कोई कोरियन गोला खिलाता हूँ जो इनका फ्रूट गोला होता है। तो वो चेक करते हैं जाके कैसा है। ये कुछ पिक्चर सामने बनी भी हुई हैं। जब तक किसी वीडियो के अंदर कुछ खाना पीना नहीं ना आता, अब पहले मैं नहीं करता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो वीडियो जो है ना वो इनकम्प्लीट है जब तक आप उस मुल्क की कोई स्पेशलिटी उसके अंदर शामिल नहीं करते। तो ये बड़ा अच्छा एक इनका रेस्टोरेंट बना हुआ है और आप यहाँ पे सेल्फ कियोस्क है, खुद से आप ऑर्डर करते हो। तो अब ये तैयब भी बताएगा इधर क्या क्या है। क्या कहते हैं जी इनको? स्नोफ्लेक्स, बेसिकली गोला। गोला। ओके।
हमारी ज़ुबान में हम उसे गोला कहते हैं, ठीक है। कोरियन गोला। अच्छा ये सुल्पिंग का इसमें ना हमने जो ट्राई किया हुआ ना, हमने ओरियो वाला किया हुआ है, ठीक है। ये एप्पल मैंगो चीज़ वाला किया हुआ अंदर इसमें बर्फ़ है या आइसक्रीम है? है। इसमें ना बर्फ़ है, लेकिन वो बर्फ़ पानी दूध वाली नहीं है, दूध वाली है, वो दूध वाली है। ठीक है। इधर अब मिलती है वो सॉस वगैरह ना, स्ट्रॉबेरी सॉस, मैंगो सॉस, ठीक है। तो जिस तरह गोले के ऊपर आप वो डालते हैं ना कि भाईजान ये येलो शरबत डाल दें, पीला शरबत डाल दें। हाँ जी, गोला रेडी। ओ हो, ये तो बहुत हैवी है। आइसक्रीम तो डाल दी है इन लोगों ने ऊपर। सिटिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी है इन लोगों का जो सिटिंग अरेंजमेंट है। अब आपको दिखाते हैं जनाब, ये गोला आइसक्रीम है, तो ऊपर आइसक्रीम है, साथ ये भी आइसक्रीम के कट्स हैं छोटे, ये चीज़ है, ठीक है। और ये मैंगो कट्स हैं, और नीचे जो है ना वो आइस है, नीचे आपको मिलेगी आइस। ये सारी दिखाते हैं आपको, चेक करें जी। ये आपको मैं इसको ट्राई करें जरा, पता चेक लगता है। करें जी। ये ओह बड़ी सॉफ्ट, ये तो लग रहा है आइसक्रीम टाइप की आइस है, स्नो आइस लग रही है मुझे, ये स्नोफ्लेक्स है ना दरअसल। स्नोफ्लेक्स। ये तो आइसक्रीम ही लग रही है इतनी वो। ये चेक करें, ये आपको लग रहा है ना कि जैसे आइस नहीं है, लेकिन ये वो आइसक्रीम है, तो एक्चुअल में स्नो फ्लेक्स हैं और उसमें ज़रा दूध शामिल है, तो बिल्कुल आपको वही चीज़ लग रही है। तो अब मैं एक मैंगो के साथ ज़रा खा के बताता हूँ। हाँ, मैंगो ऑब्वियसली पाकिस्तान वाला टेस्ट नहीं है, लेकिन जो भी है मज़ेदार है। अच्छा, अब ये देखें, ये इनका ये इसमें है चीज़ है बेसिकली, हाँ जी, ठंडी चीज़ है। इसको पहले खाली खा के देखते हैं, फिर पता लगता है। लेकिन स्वीट चीज़ है, ऐसे जैसे टॉफ़ी नहीं, टॉफ़ी का फ्लेवर होता बेसिकली वो आ रहा है। अमेजिंग यार। तो ये बेसिकली इस पे ये डाल के खाएं ज़रा। हाँ जी। यूजुअली इसको हम ना वो कर लेते ऊपर डालते हैं एक्चुअल में, तो इसका भी टेस्ट चेक करते हैं। ये किस फ्रूट की है? ऑरेंज या एप्पल की है? एप्पल है ना? ऑरेंज। ऑरेंज बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार है। ओहो हो, इसका मज़ा है। तो ये ऑरेंज की सिरप है, साथ ये आई थिंक कंडेंस मिल्क है। ये अगर आपने कितना मीठा करना है, और बाकी है मैंगो है। तो ये है जी कोरियन गोला। तो यार सीन ये है कि यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत महंगी नज़र आती जो है ना, वो देखने में जब आप पाकिस्तानी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको महंगी भी लगती है, और आपको लगता है यार इतनी महंगा कोरिया। तो यहाँ की फिर जो सैलरीज़ वगैरह ना, वो भी फिर हाई होती हैं। तो तैयब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं यहाँ पे, आपको 4 से 5 साल। तो ये मुझे बताओ क्या आइडिया इधर एवरेज इनकम लोगों की क्या होगी? अच्छा, इधर जो वर्कर्स है ना, जो लेबर पे जो हैं, उनकी स्टार्ट होती है मेरा ख्याल 2.1 मिलियन वॉन पर मंथ। 2.1 मिलियन यानी 21 लाख वॉन। हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तानी बन जाता है ये मेरा ख्याल है ये बन जाता 4 लाख। होगा। हाँ, 4.5 लाख। अच्छा, ये लेबर लेकिन की ये बहुत बेसिक है। ये पार्ट टाइम पे जो लोग काम करते हैं ना, ये उनकी होती है यहाँ पे पार्ट टाइम पे। यानी जो पार्ट टाइम में काम करते हैं वो भी पाकिस्तानी 5 लाख रुपया ऑलमोस्ट कमाते हैं, लेकिन फिर एक्सपेंसेस वही है। अभी एक्सपेंसेस भी वॉन में है में फिर। रह रहे हैं, हाँ, किस एरिया में रह रहे हैं, और कितना आपका जो है वो घर का साइज़ है, कितने रूम्स हैं, उस लिहाज से फिर जो है वो। यानी तैयब के जो इस वक्त घर है, इसमें 2 रूम्स हैं, एक मिनी किचन है, लॉबी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका जो मापो एरिया में है, इसका रेंट है ऑलमोस्ट 7 लाख वॉन, पाकिस्तानी 1,40,000, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख 1.5 लाख वॉन, 1.5 लाख पाकिस्तानी इस जगह के ऊपर इसका रेंट है। तो यहाँ से फिर साथ लगा लें ये आप। नॉर्मल है सोल के अंदर ना, ये नॉर्मल है। आपको इसी ब्रैकेट में ही मिलेगा 2 कमरों वाला घर। लेकिन अगर आप 1 कमरे वाले में जाते हो तो जब वो राउंड आ जाता है। असल में होता ही है कि लोग कैलकुलेशन करते हैं, अच्छा यार इतनी ज़्यादा सैलरी, मैं चलता हूँ कोरिया शिफ्ट होता हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई वहाँ पे किराए और वो आपकी आधी सैलरी जो है ना वहाँ की एक्सेसरी में ख़त्म हो जानी है। तो 1.5 लाख रुपया तो आपको देखिए यहीं पे सिर्फ रेंट में चला गया, खाने पीने पे और उसमें ज़्यादा लगता है फिर। तो ये सीन है। नंबर 1 स्ट्रीट फूड कोरियन हॉट डॉग। सो हमें चाहिए है सिर्फ चीज़ वाला।
ओनली दिस नो नो डॉग उससे पूछ ले एक मिनट बना दो। तो ये इसके ऊपर केचप लगा रहे हैं या आप खाली चीज़ वाला ले सकते हो और कुछ यहाँ पे एजेंट्स वगैरह होते हैं जिन लोगों ने छोटा सा टैग वगैरह लगाया होता है हलाल का बिस्किट। अच्छा ये देखेंगे ओके वंडरफुल से फेंक दिया नहीं और शिट योर नेम व्हाट्स योर नेम जेन सो जेन भाई ने सिर्फ हमें ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ी चीज़ी है और इसमें हॉट डॉग मैंने नहीं डाला हुआ और ताकि आपको हलाल की जो है ना वो इधर ले कंफर्मेशन हो जाए तो उन्होंने हमें बाकायदा अपना पहले चेक करवाया है खोल के और उसमें दिखाया कि चीज़ है सिर्फ और हलाल मैं अलहदा सेल करता हूँ तो वो उसने फेंक दिया है सिर्फ ये हमें दिखाने के लिए यार देखें ये होता है। तो ये है जनाब इनका फेमस इसको कहते हैं वैसे तो इसको चीज़ डॉग कहते हैं लेकिन हमने वो हॉट डॉग वाला नहीं लिया हमने हलाल वाला लिया इनका। तो अब ज़रा ट्राई करके देखते हैं चीज़ इसमें कैसी निकलती है। ये मेरी वाइफ ने कहना कि आपने मुझे ट्राई नहीं करवाया। अमेजिंग बहुत मज़ेदार है। बाहर इन्होंने मस्टर्ड पेस्ट और केचप और हल्की सी शुगर तो वो बाहर से मीठा है हालांकि फ्राई हुआ हुआ है लेकिन बाहर से मीठा है और अंदर पूरी वो जो चीज़ है ना मोज़रेला उसका जो मज़ा है ना वो ओहो हो। तो यार ये आपको जितने भी ये जो स्ट्रीट्स हैं ना होंगदाई भी और जो म्योंगडोंग भी है यहाँ पे आपको हलाल भी कुछ आइटम्स मिल जाती हैं जिन्होंने छोटा सा हलाल वगैरह लिख के लगाया होता है। अदरवाइज़ जो गोश्त वगैरह सिर्फ फ्राई करते हैं वो आप वहाँ से नहीं खा सकते। अच्छा मज़े की बात यह है बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है 3000 पाकिस्तानी 600 रुपये का है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। अगर मैं देखूँ ना यहाँ पे जितनी महंगी वगैरह आपको मिलती हैं उसके हिसाब से जिस लेवल का इसके अंदर चीज़ बढ़ा हुआ है ना तो 600 रुपये का ये कुछ भी नहीं है। ऑलराइट जी तो ये तो था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा और मैं अभी मज़ीद इस पर वॉक करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कोरिया की कोई नई जगह नेक्स्ट एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर।